मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैंने जिन दो विषयों को लिया है वो है प्रारूपण और टिप्पण। राजभाषा का व्यावहारिक रूप सरकारी कार्यालयों, निगमों, संस्थानों की कार्य पद्धति में दिखाई देता है, जिसमें प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण और पल्लवन अथवा विस्तारण जैसे रूप द्रष्टव्य हैं। प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग और उर्दू में मसविदा या मसौदा कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी पत्रों, परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं के प्रारूप तैयार किए जाते हैं। प्रारूप की भाषा सरल, स्पष्ट एवं सुबोध होनी चाहिए। इसे उच्चाधिकारी के पास अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। प्रारूप में दाहिनी ओर अनुमोदनार्थ प्रारूप ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल DFA लिखा जाता है। अधिकारी इसमें आवश्यक संशोधन करते हैं। किसी भी प्रारूप को इस प्रकार तैयार करना चाहिए। विषय निर्देश। कार्यालयों में विभिन्न पत्रों के प्रारूप अलग अलग होते हैं, अतः प्रारूप तैयार करते समय तत्संबंधी विषय का निर्देश आवश्यक होता है। पत्र प्रेषक, कार्यालय का नाम, पता, प्रारूप संख्या, संबोधन, दिनांक जैसे शीर्षक भी होने चाहिए और अंत में प्रेषक का नाम और पदनाम आवश्यक होता है। विषय वस्तु निरूपण। ये मुख्य भाग है। विषय का पूर्ण विवरण यहाँ देना पड़ता है। विषय की तथ्यपरक जानकारी यहाँ अपेक्षित होती है। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, द्व्यर्थी नहीं होनी चाहिए। आवश्यक तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं और अभिमत तथा निर्णय भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अनुच्छेद। प्रारूप में विषय की दृष्टि से अनुच्छेद में भी विषय को क्रमबद्ध किया जा सकता है, जिससे विषयांतर ना हो, स्पष्टता बनी रहे। उसे बिंदुवार भी रखा जा सकता है। समापन। प्रारूप का निष्कर्ष समापन में होता है, अतः ये प्रारूप का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। स्वनिर्देश के नीचे अधिकारी हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर करने वाला स्त्री हो या पुरुष, उसे भवदीय शब्द ही लिखना चाहिए। बाईं ओर संलग्नकों की सूची भी आवश्यक रूप से देनी चाहिए। प्रारूप लेखन की विशेषताएं। प्रारूप लेखन की भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रारूप संक्षिप्त और विषयानुसार होना चाहिए। प्रारूप लेखन में समग्रता होनी चाहिए। विषय वस्तु, संदर्भ आदि की संरचना क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। स्पष्टता, शुद्धता और विशिष्टता का निर्वाह अवश्य किया जाना चाहिए। भाषा की शुचिता, परंपरा तथा कार्य पद्धति का निर्वाह भी आवश्यक रूप से करना चाहिए। मुहावरेदार शैली नहीं होनी चाहिए और न ही अशिष्ट शैली हो। आवश्यक विस्तार से बचना चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही बात कहनी चाहिए। आधुनिक तकनीकी युग में इंटरनेट से भी हम निर्धारित प्रारूप स्कैन कर लेते हैं। अधिकांश विभागों में निर्धारित प्रपत्र पर ही कार्य हो रहा है, लेकिन जो कार्य पद्धति है उसमें फाइलों का दौर चल रहा है और प्रारूप हाथ से तैयार करके भी कंप्यूटर द्वारा टाइप में दिए जाते हैं। अब आइए दूसरा विषय देखते हैं, टिप्पण लेखन या कि टिप्पणी, जिसे अंग्रेजी में नोटिंग कहते हैं। सरकारी कार्य प्रणाली में विचाराधीन मामलों को जल्दी निपटाने के लिए फाइल पर अभियुक्ति अर्थात रिमार्क लिखा जाता है। इसी को टिप्पण या टिप्पणी कहते हैं। कार्यालय के कार्य को सुविधाजनक
बनाने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए इसे कार्यालयों की आधारशिला भी कहा जाता है। वस्तुतः अधिकारी के पास पूरे पत्र को पढ़ने का और उसकी विषय वस्तु को समझने का समय नहीं होता, अतः उसे पत्र का सार बताते हुए निर्णय या सुझाव हेतु टिप्पणी लिखी जाती है। महत्वपूर्ण मामले में अधिकारी स्तर से भी आवश्यकतानुसार टिप्पणी लेखन किया जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री द्वारा लिखी गई विशेष टिप्पणी मिनट कही जाती है। लोक सेवा आयोग, सचिवालय आदि में शीघ्र निपटारे के लिए टिप्पणी का अधिकांशतः प्रयोग होता है। आइए अब देखते हैं टिप्पणी की कौन सी विशेषताएं हैं। संक्षिप्तता। टिप्पणी कम से कम शब्दों में लिखनी चाहिए। अपने आशय को स्पष्ट करना इसका महत्वपूर्ण प्रयोजन होता है। भाषा। टिप्पणी की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और तथ्यात्मक होनी चाहिए। क्रमबद्धता। पत्र के आशय को बिंदुवार ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें अधिकारी तथ्यों से पूर्णतः अवगत हो जाए। स्पष्टता। उलझावपूर्ण, जटिल तथा कठिन विषय को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। तटस्थता। निजी भावना, अनुभूति, पूर्वग्रह और पक्षपात न करके तटस्थ होकर टिप्पणी लिखी जानी चाहिए। प्रभावात्मक शैली। लेखन की शैली और भाषा इतनी सशक्त और प्रभावशाली होनी चाहिए कि अधिकारी त्वरित निर्णय लेने में विलंब न करे। अब आइए टिप्पणी के प्रकार देखते हैं। टिप्पणी अधिकारी द्वारा भी लिखी जाती है और अधीनस्थ सहायक के द्वारा भी। दोनों में अंतर बस इतना है कि अधिकारी की टिप्पणी जहां आदेशात्मक होती है, वहीं सहायक की सूचनात्मक और सुझावात्मक होती है। इस आधार पर टिप्पणी के अनेक प्रकार हैं, जैसे नेमी टिप्पणी, सामान्य टिप्पणी, संपूर्ण टिप्पणी, सूक्ष्म टिप्पणी, अनौपचारिक टिप्पणी, अनुभागीय टिप्पणी आदि। समय आज मुख्य तत्व है, अतः समयाभाव के कारण टिप्पणी का महत्व निर्विवाद रूप से और अधिक बढ़ जाया करता है। आपको हमारा ये व्याख्यान कैसा लगा, हमें अवश्य अपनी प्रतिक्रिया देकर सूचित करें तथा सुझाव भी दें, ताकि अन्य व्याख्यान उसी के आधार पर तैयार किया जा सके। धन्यवाद।